यहाँ पर हम बात करें राजस्थान में लोक प्रशासन के बारे में, यानी किस तरीके से राजस्थान में लोक प्रशासन चलता है, क्या क्या प्रशासन के अंदर व्यवस्था होती है, किस तरीके से राजस्थान का एकीकरण हुआ था, ये सारी चीजें हम देखेंगे। राजस्थान भारतीय गणराज्य का एक राज्य है जहाँ अन्य भारतीय राज्यों की तरह संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। संपूर्ण राज्य व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा संचालित की जाती है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था एवं लोक प्रशासन का उद्देश्य राज्य के बहुमुखी विकास के साथ साथ जनता के हितों की रक्षा करना और शांति एवं व्यवस्था हेतु कानून का शासन करना है। राजस्थान में लोक प्रशासन के अध्ययन से पूर्व हम राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। जैसे कि राजस्थान का एकीकरण किस तरीके से हुआ था। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान विभिन्न छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इन राज्यों का कोई संगठित रूप नहीं था। यहाँ 19 देशी रियासतें, 2 चीफ और एक ब्रिटिश शासित प्रदेश में ये विभक्त था। इनमें सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर, सबसे छोटी रियासत थी लावा चीफ से। प्रत्येक रियासत एक राज प्रमुख अर्थात एक राजा, महाराजा अथवा महाराणा के द्वारा शासित थी तथा प्रत्येक को अपनी राज्य व्यवस्था थी। अधिकांश रियासतों में आपसी समन्वय एवं सामंजस्य का अभाव था। स्वतंत्रता के पश्चात यह आवश्यक था कि समस्त देशी रियासतों का एकीकरण किया जाए। राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया समस्त भारतीय एकीकरण का हिस्सा थी और इस कार्य को संपन्न करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई और राजस्थान का एकीकरण एक चरणबद्ध रूप से किया गया। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 17 मार्च 1948 को प्रारंभ हुई और 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई। एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया 7 चरणों में संपन्न हुई है, जिसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि प्रथम चरण में बनता है राजस्थान में मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का निर्माण 17 मार्च 1948 को 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर के एक संघ का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है मत्स्य संघ। इस संघ का नामकरण के.एम. मुंशी के सुझाव पर किया गया है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा को बनाया गया था और राज्य में एकीकरण की दिशा में ये पहला कदम था। दूसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण में बनता है संयुक्त राजस्थान का गठन होता है। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को 9 रियासतें यहाँ पर मिलती हैं। बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक को मिलाकर के संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। इसकी राजधानी को कोटा बनाया गया। तीसरे चरण में आता है संयुक्त राजस्थान। जैसे कि दूसरे चरण में हमारा बना था, क्या बना था, संयुक्त राजस्थान का गठन, और तीसरे चरण में बना है सिर्फ संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत को पूर्वी राजस्थान में मिलाकर के संयुक्त राजस्थान का नाम दिया गया। तो इस दूसरे चरण में बना था पूर्व राजस्थान और तीसरे चरण में बन रहा है संयुक्त राजस्थान। इस नए राज्य का नया विधान बनाया गया, जिसमें उदयपुर को राजधानी बनाया गया। उदयपुर के महाराजा को यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया। फिर चतुर्थ चरण में बनता है वृद्ध राजस्थान। राज्य एकीकरण के चतुर्थ चरण में 30 मार्च 1949 को राज्य की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का संयुक्त राजस्थान में विलय के पश्चात वृद्ध राजस्थान का गठन किया गया और इस वृद्ध राजस्थान को व्यापक चर्चा के पश्चात एक विधान बनाया गया और इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई और राज्य के एकीकरण में महत्वपूर्ण कदम था। इसी कारण बाद में 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। संयुक्त राजस्थान में राज प्रमुख, महाराजा प्रमुख और लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ पर घोषित किया गया। संयुक्त राज्य में यहाँ पर राजस्थान में राज प्रमुख, महाराज प्रमुख और यहाँ पर उपराज प्रमुख पर क्रमशः जयपुर, उदयपुर, कोटा के महाराजा, साथ ही हीरालाल शास्त्री को यहाँ पर प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री बनाया गया। पंचम चरण में आ जाता है संयुक्त वृद्ध राजस्थान। 15 मई 1949 को यहाँ पर वृद्ध राजस्थान और मत्स्य संघ को विलय करके उन्हें मिला करके संयुक्त वृद्ध राजस्थान का निर्माण किया गया। मत्स्य संघ के विलय से पूर्व इस क्षेत्र की जनता का जनमत जानने के लिए शंकर देव समिति का गठन किया गया और इसकी सिफारिश पर ये विलय हुआ था। छठा चरण आता है राजस्थान का निर्माण। 26 जनवरी 1950 को यहाँ की अकेली बची सिरोही रियासत को संयुक्त वृद्ध राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया और इसी समय भारत एक प्रभुत्व संपन्न यहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया और राज्य को राजस्थान के नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया, उल्लेखित किया गया। सप्तम चरण में वर्तमान राजस्थान का निर्माण होता है। राज्य एकीकरण के अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू होता है।
और इसके अंतर्गत कोटा जिले का सिरोज एवं मध्य प्रदेश को दिया गया। यहाँ पर कोटा जिले का सिरोज था, वो मध्य प्रदेश को दिया गया था। अजमेर, मेरवाड़, आबू तहसील एवं मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले की भानपुर तहसील का सुनील टप्पा वाला भाग राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया और जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। राजस्थान निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि इससे हम समझ सकते हैं संपूर्ण प्रक्रिया को। जैसे कहीं पर ये डेट 18 मार्च है, कहीं पर ये 17 मार्च है। जैसे प्रथम चरण हुआ था, मत्स्य संघ का निर्माण होता है प्रथम चरण 17 मार्च 1948 को, यानी डेट है यहाँ पर 17, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ये 4 डेट आ जाती है यहाँ पर। 17, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तो यहाँ पर प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण होता है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली यहाँ पर रियासतों को मिलाया जाता है। दूसरे चरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण होता है। 25 मार्च 1948 को यहाँ पर 9 रियासतें मिलाई जाती हैं। बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, छापरा और टोंक। तीसरे चरण में आ जाता है संयुक्त राजस्थान, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला दिया जाता है। इसमें 18 अप्रैल 1948 को जैसे जो पहले से राजस्थान था उसमें उदयपुर को और मिला दिया जाता है। चौथे चरण में संयुक्त राजस्थान आ जाता है। संयुक्त राजस्थान में हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ को मिला देते हैं, यानी थर्ड और फोर्थ में क्या जाता है, जब पहले राजस्थान था उसमें बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर को मिला दिया जाता है 30 मार्च 1949 को। फिर आ जाता है बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबको मिला दिया जाता है। 15 मई 1949 को यहाँ पर इसमें मत्स्य संघ को भी मिला दिया जाता है। संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला देंगे। फिर छठे चरण में आता है बृहद संयुक्त राजस्थान। बृहद संयुक्त राजस्थान में 26 जनवरी 1950 को ये बृहद संयुक्त राजस्थान बना था। यहाँ पर सिरोही, आबू रोड को छोड़ करके सबको यहाँ पर राजस्थान में मिला दिया जाता है, आबू रोड। और फिर 7वें में आ जाता है पुनर्गठन राजस्थान। यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण होता है। इसमें अजमेर और आबू रोड और सुनील टप्पा का जो सिरोज, जो कि मध्य प्रदेश का भाग था, मध्य प्रदेश को दिया गया। यहाँ पर सिनोज है, ये कोटा का भाग था, मध्य प्रदेश को दिया गया। और आबू रोड और सुनील टप्पा अर्थात वर्तमान राजस्थान का भाग था, उसको राजस्थान में लिया गया। सुनील टप्पा का मध्य प्रदेश का जो भाग था, सुनील टप्पा के अंदर में उसको राजस्थान में मिला लिया गया। अब राज्य की विधायिका की हम बात करते हैं। राज्य की विधायिका, जैसे कि हमारे देश में शासन व्यवस्था के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया, जिसे प्रसिद्ध राजनीतिक विज्ञानवेत्ता मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। और यह सिद्धांत बताता है कि कानून निर्माण की शक्ति विधायिका, उसको लागू करने की शक्ति कार्यपालिका और कानून व्यवस्था और न्याय निर्माण की शक्तियां न्यायपालिका में अलग अलग निहित होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य हेतु एक विधानमंडल, एक विधायिका होगी। और विधायिका से तात्पर्य है जो व्यवस्था को बनाए रखने हेतु विधि निर्माण करती है। इसे व्यवस्थापिका या विधानमंडल भी कहते हैं। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जहां एक सदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान है, जिसे विधानसभा कहते हैं। राज्य विधानसभा राज्य के लिए संविधान के अनुसार विधि निर्माण करती है। इसके सदस्य विधायकों का चुनाव राज्य के मतदाता करते हैं। वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 200 है। योग्यता की हम बात करें, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने हेतु कुछ सामान्य योग्यताएं यहाँ पर निर्धारित हैं, जैसे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, संसद के द्वारा विधि से निर्धारित अन्य योग्यताएं ये वह धारण करता हो, वह राज्य और भारत सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद का धारण नहीं किया हो, वह सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृत मानसिकता और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। कार्यकाल की हम बात करें, विधायिका और उसके सदस्यों का कार्यकाल साधारणतः 5 वर्ष होता है, जो शपथ ग्रहण से माना जाता है। राज्य में संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा होने पर संसद के द्वारा विधि पूर्वक विधानसभा का क्या किया जाता है? विधानसभा का वर्ष में एक बार में एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर समय से पूर्व ही विधानसभा भंग कर सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू हो सकता है। गणपूर्ति एवं सत्र की बात करें, राजस्थान की विधायिका और विधानसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग से होती है। गणपूर्ति के अभाव में किया गया कोई कार्य असंवैधानिक होता है। संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप एक वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र आवश्यक होते हैं और 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
राज्य सरकार वर्तमान में बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र आदि प्रत्येक वर्ष में आहूति करती है। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात करें हम, राज्य व्यवस्थापिका विधानसभा अपना एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कार्य लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भांति सदन का नियम पूर्वक संचालन करते हैं। सदस्यों के विशेषाधिकार की सुरक्षा, अनुशासन और शांति बनाए रखना, सदस्यों के प्रश्न पूछने, प्रस्ताव और विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति देना, मतदान कराने पर परिणाम की घोषणा आदि कार्य करते हैं। अध्यक्षों को सदस्यों को यहाँ पर 14 दिन पूर्व सूचना देकर बहुमत यानी विशिष्ट बहुमत से हटाया भी जा सकता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यहाँ पर कार्य देखता है। विधानसभा की प्रमुख शक्तियों और कार्यों की बात करें, राज्य की विधानसभा की शक्तियां व कार्य भी लोकसभा की तरह ही हैं और वह संविधान की राज्य सूची और संवर्ती सूची में निर्धारित विषयों पर विधि निर्माण करती है। राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47 विषय हैं। राज्य के लिए वित्तीय स्वीकृति का कार्य करती है, अर्थात विधानसभा बजट पारित करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, आवश्यकता पड़ने पर संविधान संशोधन की स्वीकृति दे सकती है। विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में यहाँ पर भाग लेते हैं। और राज्य की कार्यपालिका की बात करें, हमारे देश में संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ सहयोगी संबंध रहते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार हमारे राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। उनका प्रयोग वह भी सामान्यतः राष्ट्रपति की भांति मंत्रिमंडल के परमानुसार करता है। राज्य में भी कार्यपालिका दो प्रकार की रखी जाती है, प्रथम नाम मात्र की एवं संवैधानिक प्रमुख के रूप में, द्वितीय व्यवस्थापिका कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका अर्थात जिसके नाम से शासन चलता है, अतः राज्यपाल ऐसी ही कार्यपालिका है जिसके द्वारा शासन संचालित होता है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग होता है, उसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। कार्यपालिका सरकार का द्वितीय अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधियों के रूप में दिए जाने वाले कार्यों को लागू करने और क्रियान्वित करने का कार्य करती है। हमारे राज्य में संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल पद पर नियुक्ति की जाती है और यद्यपि नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्ष हेतु की जाती है, किंतु राष्ट्रपति उससे पूर्व ही राज्यपाल को हटा सकता है। राज्यपाल पद हेतु कुछ योग्यताएं वांछनीय हैं, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सामान्यतः यह ध्यान रखा जाता है कि वह संबंधित राज्य का नागरिक न हो। राज्यपाल के द्वारा संविधान प्रदत्त कई शक्तियां प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, उसके परामर्श पर मंत्रिपरिषद का यहाँ पर गठन करना और विधानसभा का सत्र आहूत करना और सत्रावसान की घोषणा और विधानसभा को भंग करना। वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां और क्षमादान की शक्तियां आदि। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद अर्थात वास्तविक कार्यपालिका की बात करें, देश में जो कार्य प्रधानमंत्री के हैं लगभग उसी प्रकार की भूमिका और स्थान राज्य में मुख्यमंत्री का होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को परामर्श देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल उनके परामर्श अनुसार ही कार्य करता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री पद हेतु पृथक से योग्यता नहीं रखी जाती है, लेकिन राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो और वह विधानसभा का सदस्य हो। यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह में उसे सदस्यता प्राप्त करनी होगी। यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल न हो तो राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है। संपूर्ण राज्य का शासन प्रशासन सर्वोच्च रूप से मुख्यमंत्री के द्वारा ही चलता है। मुख्यमंत्री अपने दल के कार्यक्रम नीतियों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप लागू करने हेतु कई कार्य करते हैं, जैसे कि सर्वप्रथम अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करना, मंत्रियों को विभाग बांटना और मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाकर अध्यक्षता करना, राज्य प्रशासन व्यवस्था संबंधी मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराना, सभी मंत्रियों विभागों की देखरेख करना एवं समन्वय रखकर सरकार को सुदृढ़ एकता बनाना, विधानसभा में शासन संबंधी नीतियां कार्यों की घोषणा कर विधिवत रूप से दिलाना और सदन तथा सरकार का नेतृत्व यहाँ पर होना। राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्रशासन और किसी भी विधेयक के विषय में कोई सूचना मांगे जाने पर क्या करते हैं, उसे उपलब्ध करवाना। मुख्यमंत्री की उक्त शक्तियों एवं कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मंत्रिमंडल पूर्ण सहयोग करता है। प्रत्येक विभाग के मंत्रियों के अधीन स्थायी नौकरशाही के रूप में सचिव से लेकर अनेक कर्मचारी होते हैं। मंत्रियों को हटाना, विभाग परिवर्तन करना ही मुख्यमंत्रियों का विशेष अधिकार है। वास्तविक कार्यपालिका होने से मुख्यमंत्री विधानसभा को राज्यपाल को परामर्श देकर समय से पूर्व भंग करा सकता है। दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर
विधानसभा मुख्यमंत्री को पद से और समय से पूर्व 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व भी अपदस्थ कर सकती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य करता है। समय समय पर राज्यपाल को शासन संबंधी निर्णयों से अवगत कराता है। वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति, उसके दल और उसके व्यक्तित्व, सदन में बहुमत की स्थिति, जनता में लोकप्रियता, विपक्षी दलों में स्वीकार्यता पर निर्भर करती है। इन्हीं पर कोई मुख्यमंत्री शक्तिशाली तो कोई निर्बल मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। राज्य प्रशासन की बात करें, राजस्थान में लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक तंत्र सृजित किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में राजस्थान को 7 संभागों 33 जिलों में विभक्त किया गया है। इनके निचले स्तरों पर उपखंड और तहसील हैं। उन पर संपूर्ण व्यवस्था में यहाँ पर मुख्यमंत्री के अधीन सर्वोच्च स्तर पर मुख्य सचिव होता है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक होता है, मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव राज्य के मंत्रिमंडल के सचिव यानी कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को प्रशासनिक विषयों पर उचित परामर्श देना है। फिर यहाँ पर बात करें, राजस्थान में राज्य प्रशासन के कार्य संचालित करने हेतु विविध विभाग गठित होते हैं। प्रत्येक विभाग का प्रभारी मंत्री होता है और मंत्री की सहायतार्थ शासन सचिव रहता है। शासन सचिव मंत्रियों को नीति निर्माण में आवश्यक सहायता और सलाह उपलब्ध कराता है। इस प्रकार सचिवों की सहायता से निर्धारित नीति को विभिन्न विभाग अपने निदेशालय द्वारा लागू करवाते हैं। इनका प्रमुख अधिकारी है महानिदेशक या निदेशक होता है। राजस्व और कानून व्यवस्था शासन तंत्र की बात करें, राज्य में राजस्व एवं कानून व्यवस्था के एक ही प्रशासनिक तंत्र गठित किया जाता है। राजस्व एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से राज्य 7 संभागों जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर में विभक्त किया गया है। राजस्व संबंधी मामलों में राज्य में सर्वोच्च निकाय राजस्व मंडल है, जिसका मुख्यालय अजमेर में है। प्रत्येक संभाग पर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी संभागीय आयुक्त बैठता है। इसके अधीन सभी जिलों के जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक रहते हैं। इनको पुलिस एवं सामान्य विभागों में समन्वय रखते हुए संपूर्ण संभाग में विकास एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ संभाग स्तर पर राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण भी करना होता है। जिला स्तर पर कलेक्टर मजिस्ट्रेट का पद सृजित होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। इसे पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संचालित करनी होती है। इसके अधीन प्रत्येक उपखंड पर उपखंड अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक तहसील पर एक तहसीलदार होता है, जिसकी मदद के लिए नायब तहसीलदार, कानूनगो आदि होते हैं। तहसील को पटवार सर्किल में विभक्त किया गया है, जिसका प्रमुख पटवारी होता है और एक पटवार सर्किल कई ग्रामों से मिलकर बनता है। और संपूर्ण राजस्व एवं कानून व्यवस्था तंत्र को हम चार्ट से हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर चार्ट दिया गया है, इसमें हम समझते हैं इसको। जैसे राजस्व मंडल राज्य स्तर पर होता है, संभागीय आयुक्त संभाग स्तर पर, जिला कलेक्टर है जिला स्तर पर, उपखंड अधिकारी उपखंड स्तर पर, तहसीलदार तहसील स्तर पर, नायब तहसीलदार तहसीलदार स्तर पर तहसील स्तर पर होता है, पटवारी पटवारी सर्किल पर। अब पुलिस प्रशासन की हम बात करते हैं। राज्य में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु गृह विभाग का गठन किया गया है और यह विभाग राज्य के गृह मंत्री के अधीन निर्देशन में कार्य करता है। गृह मंत्री की सहायता हेतु अनेक अधीन सचिवालय स्तर पर गृह सचिव होता है। पुलिस प्रशासन के मुखिया का पदनाम वर्तमान में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाता है और पुलिस का मुख्यालय जयपुर में है। संपूर्ण राज्य की पुलिस प्रशासन की दृष्टि से 8 रेंजों में बांटा गया है। अजमेर, बीकानेर, भरतपुर। जयपुर रेंज प्रथम है, जयपुर रेंज द्वितीय और फिर जोधपुर, कोटा, उदयपुर। एक रेंज का आकार सामान्यतः एक संभाग के समान होता है। प्रत्येक रेंज का प्रमुख अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी होता है, जो कि भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है। प्रत्येक रेंज को जिलों में विभक्त किया जाता है और पुलिस प्रशासन के जिलों की संख्या राजस्व एवं राजस्व एवं जिलों से भिन्न होती है। यहाँ राजस्व और सामान्य प्रशासन की दृष्टि से राज्य में 33 जिले हैं, वही पुलिस के आंतरिक प्रशासन की दृष्टि से 38 जिले सृजित किए गए हैं। यहाँ पर कुछ जिले हैं पुलिस प्रशासन की दृष्टि से अतिरिक्त जिले सृजित किए गए, जैसे जयपुर में 4 है, उत्तर पूर्व दक्षिण और ग्रामीण। कोटा में 2 है, शहरी और ग्रामीण, और जोधपुर में 2 है, शहरी और ग्रामीण। जिला स्तर पर एक पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी होता है, जो कि संपूर्ण जिले की पुलिस का नियंत्रण करता है। जिले में पुलिस का प्रयोग जिलाधीश के निर्देशानुसार किया जाता है। पुलिस का आंतरिक प्रशासन पुलिस अधीक्षक के द्वारा देखा जाता है।
जिले को व्रत में विभक्त किया जाता है, जहां व्रताधिकारी प्रमुख अधिकारी होता है यानी कि सीओ, जो कि सामान्यतः राज्य पुलिस सेवा यानी कि आरपीएस का अधिकारी होता है। व्रत को पुलिस थानों में विभक्त किया जाता है। पुलिस थाने के अधीन सबसे छोटी इकाई पुलिस चौकी होती है और थाने का भार सामान्यतः पुलिस निरीक्षक या फिर उप निरीक्षक के पास होता है। इसके अतिरिक्त हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल आदि होते हैं। अन्य विभागों को भी इसी प्रकार के उच्च से अधीनस्थ कड़ी जोड़ता हुआ प्रशासनिक ढांचा यहाँ पर रहता है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, वाणिज्य, उद्योग, पंचायती राज इत्यादि। समस्त प्रशासनिक विभाग मिलकर के राज्य में विकास के कार्य संपन्न करते हैं। सभी विभागों के आपसी सामंजस्य और समन्वय से राज्य में जनहित के कार्य संपन्न होते हैं। राज्य के विकास को नवीन दिशा प्रदान की जाती है। स्थानीय स्वशासन निकाय और पंचायती राज की हम बात करें। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों की राजनीतिक सहभागिता यहाँ पर लोगों की राजनीतिक सहभागिता और स्थानीय विकास हेतु प्राय सभी देशों में स्थानीय स्तर पर शासन के लिए स्थानीय लोगों का संगठन एवं निकाय बनाया जाता है और स्थानीय स्तर की विकास योजनाओं और अन्य समस्याओं को जन मांगों को इन्हीं स्थानीय शासन निकाय के द्वारा पूरा किया जाता है। भारत में 3 स्तर का शासन अपनाया गया है: केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। स्थानीय स्वशासन के द्वारा स्थान विशेष के, चाहे वह नगर हो या गांव, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसी स्थान के विकास कार्य किए जाते हैं। राज्य में यहाँ पर नियामकीय कार्य यानी राजस्व और कानून व्यवस्था संबंधी एवं विकास कार्यों को अलग अलग करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ एक और जिले में नियामकीय कार्यों का दायित्व जिलाधीश तथा उसे संबंधित तंत्र को सौंपा गया है। वही जिले में विकास कार्य जैसे पानी, सड़क, विद्युत, स्वच्छता इत्यादि का दायित्व स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सौंपे जाने का प्रयास किया गया है। विकास कार्यों की दृष्टि से प्रत्येक जिले को ग्रामीण और नगरीय 2 भागों में विभक्त किया जाता है। स्थानीय स्वशासन निकाय भारत की तरह राजस्थान के भी 2 प्रकार के हैं: नगरों के लिए नगरीय शासन और ग्रामों के लिए पंचायती राज शासन। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। राज्य में 3 तरह के शहरी संस्थाएं हैं: नगर निगम है, नगर परिषद है और यहाँ पर नगर पालिका है। वर्तमान में राजस्थान में 5 नगर निगम, 33 नगर परिषद, 170 नगर पालिका मिलाकर के 188 नगरीय निकाय है। पंचायती राज की बात करें। भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। राजस्थान में भी इसी के साथ ग्रामीण स्थानीय शासन प्रारंभ हुआ। हमारे राज्य में भी वर्तमान में 3 स्तरीय व्यवस्था है: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इन्हें संवैधानिक संस्थाओं का स्तर प्रदान किया गया है और संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए हैं जिन पर ये संस्थाएं कार्य करती हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है? संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। इस अधिनियम से पूर्व तक पंचायती राज अधिकतर राज्य सरकारों के भरोसे थे, लेकिन अब संविधान में स्पष्ट स्थान और स्तर प्राप्त हो गया है। इससे सत्ता परिवर्तन का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है और 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। आरक्षण व्यवस्था की बात करें। वर्तमान में पंचायती राज को 3 स्तरों की संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की बात करें। इन दोनों वर्गों हेतु प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में राज्य सरकार ने आरक्षण कर रखा है और बारी बारी से आवर्तित होता रहता है। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करें। इस अधिनियम के तहत राज्य में महिलाओं हेतु प्रत्येक वर्ग में 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ये बारी बारी के चक्रानुक्रम पद्धति से आरक्षित होते हैं। राज्य सरकार ने 2009 में पंचायती राज और नगरीय शासन में महिलाओं के लिए 50% स्थान यहाँ पर आरक्षित किए हैं। नेक्स्ट हम बात करें पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण की बात करें। पंचायती राज में पिछड़े वर्गों हेतु राज्य सरकार ने जनसंख्या के अनुपात को आरक्षण में रखा है, जो वर्तमान में 21% है। अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की बात करें। पंचायती राज में अब अध्यक्षों के लिए भी उक्त तीनों प्रकार के आरक्षण किया गया है। कार्यकाल की बात करें। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल अब 5 वर्ष निश्चित किया गया है। इससे पूर्व किसी कारण से इन संस्थाओं को भंग करना पड़े तो 6 माह के अंदर ही पुनः चुनाव करवाना अनिवार्य है। इन पंचायती राज संस्थाओं हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ग्राम सभा के गठन की बात करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र का एक ग्राम सभा का गठन होता है। उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क मतदाता उसके सदस्य होते हैं। वर्तमान में राजस्थान में वर्ष में 4 बार उसकी बैठक आहूत की जाती है, जबकि 2 बार प्रत्येक वर्ष में बैठकें अनिवार्य हैं।
कार्य और शक्तियों की बात करें, पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर निर्णय लेकर कार्य करने की शक्तियां प्रदान है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है त्रिस्तरीय व्यवस्था में? जैसे कि पहला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सभी वार्ड पंचों, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर बनती है। यह एक सरकारी कर्मचारी ग्राम सचिव भी रहता है यहाँ पर। माह में 2 बार इनकी बैठक होती है। फिर होती है पंचायत समिति। प्रत्येक विकास खंड से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य उप प्रधान प्रधान मिलकर के खंड स्तर की संस्था बनाते हैं। इसके साथ सहकारी यानी सरकारी अधिकारी, विकास अधिकारी होते हैं। जिला परिषद की बात करें, पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था प्रत्येक जिला स्तर पर जिला परिषद नाम से गठित होती है। राज्य में इसमें जिला परिषद सदस्य, उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख होते हैं और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहता है। सरपंच को छोड़कर शेष अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को प्रधान, उप प्रधान और जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुखों का निर्वाचन सदस्यों के द्वारा होता है। वर्तमान में राजस्थान में 9,177 ग्राम पंचायतें, 248 पंचायत समितियां और 33 जिला परिषद हैं, जिनके सदस्य व अध्यक्ष पद हेतु 21 वर्ष की आयु का संबंधित क्षेत्र का मतदाता निर्वाचन लड़ सकता है। राजस्थान में पंचायती राज का स्वरूप और निम्न चार से यहाँ पर स्पष्ट होता है। जैसे कि पंचायती राज का स्वरूप की बात करें हम, जिला परिषद में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर। पंचायत समिति में प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य होता है। विकास अधिकारी इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है। और ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और पंच होता है। ग्राम सेवक इसका क्या होता है? प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो यहाँ पर हम देखें, राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी? 19। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। और जैसे राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में सफल हुआ? 7 चरणों में सफल हुआ। वर्तमान विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और राजस्थान के कुल संभाग कितने हैं? 7। मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है? संभागीय आयुक्त होता है। मुख्य सचिव होता है मुख्यमंत्री के अधीन, ये संभाग में होता है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला कलेक्टर रहता है। स्थानीय स्वशासन के निकायों का कार्यकाल कितना रहता है? यहाँ पर 5 वर्ष रहता है। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। राजस्थान के प्रथम एकीकरण कब हुआ? देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व किस पर है? राजस्थान की राजस्थान नाम किस चरण में प्राप्त हुआ? और राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया का चरणबद्ध वर्णन। राजस्थान में व्यवस्थापिका के स्वरूप का विवेचन। राज्य में कार्यपालिका के स्वरूप और कार्यों को स्पष्ट कीजिए। राजस्थान के राजस्व एवं कानून व्यवस्था तंत्र का वर्णन कीजिए। राजस्थान में पंचायती राज के स्वरूप पर एक निबंध लिखिए। और विधायिका और गणनाओं से जानते हैं। विधायिका किसे कहते हैं? सरकार के कितने अंग है? राज्यपाल किस प्रकार की कार्यपालिका होता है? कार्यपालिका किसे कहते हैं? व्यवस्थित वास्तविक कार्यपालिका किसे कहा जाता है? मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता है। पुलिस उप अधीक्षक की सेवा में बनते हैं। भारत में लागू शासन के 3 स्तरों को नाम लिखो। राज्य में शहरी स्वशासन निकाय कितने तरह के होते हैं? राजस्थान में पंचायती राज कौन कौन से स्तर पर होते हैं? राज्य में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? और यहाँ पर एकीकरण के प्रथम चरण को समझाइए। एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। राज्यपाल के प्रमुख शक्तियाँ, कार्य कौन कौन से हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति और प्रक्रिया बताइए। मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्यों का वर्णन। राज्य के सामान्य प्रशासन का वर्णन। पुलिस प्रशासन के उच्च अधीनस्थ क्रम को समझाइए। स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं? 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान के स्थानीय पंचायती राज में आरक्षण व्यवस्था का वर्णन करो। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि जल संरक्षण आज की आवश्यकता है। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे।